हाय एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का जो JCERT द्वारा इंटरनेट पर जारी मॉडल पेपर। ठीक है, जो इंटरनेट पर मॉडल पेपर जारी किया गया है झारखंड बोर्ड के द्वारा, झारखंड काउंसिल के द्वारा, वो आज हम लोग क्लास 9 का मॉडल सेट कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट 1 इंग्लिश का। ठीक है, तो इसका 3 सेट निकला है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए 3 सेट निकला है। ये 3 सेट के अंदर भी आपको जितने सारे सवाल हैं, ये 100% सवाल, मतलब 40%, जो 40 सवाल है, 40 क्वेश्चन, 40% मार्क्स, सॉरी 40% मार्क्स, और क्वेश्चन 19 रहेगा। ठीक है, तो 19 के 19 सवाल आपको यहीं से रहने वाले हैं। तो आपको ये सेट नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट करके अच्छे तरीके से जाना, पढ़ के जाना है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट नंबर 1। कहते हैं इसमें सबसे पहले आपको पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसका जवाब देना है 5। तो आप इस पैसेज को आराम से पढ़ ले चुके हैं। अगर हम पैसेज को पढ़ते तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और हमें जितना से कम समय वीडियो को बनाना है। तो पैसेज को आप पढ़ लीजिएगा। अगर पैसेज नहीं पढ़ पाते हैं तो देखिए आप आंसर यहाँ पे बना लीजिएगा। कहता है व्हाट डू पीपल थिंक इन एवरी कंट्री। जो एवरी कंट्री, जो प्रत्येक पीपल, जो प्रत्येक देश के जो लोग होते हैं, वो आखिर क्या सोचते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे लिखा है इन एवरी कंट्री पीपल इमेजिन दैट दे आर द बेस्ट एंड द क्लेवरेस्ट एंड द अदर आर नॉट सो गुड एज दे आर। मतलब एक दूसरे से क्या करते हैं भैया, तो इमेजिन करते हैं कि कौन बेस्ट है, कौन चालाक है दूसरों से। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं कि ये डायरेक्ट आंसर आप ढूंढ सकते हो कि व्हाट डू पीपल थिंक इन एवरी कंट्री। तो यहाँ पे आपको मिल गया इन एवरी कंट्री पीपल इमेजिन दैट दे आर। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो इसी प्रकार से आप जितने सारे सवाल हैं यहाँ से आप ढूंढ करके लिख सकते हो। दूसरा का सवाल भी आपको मिल जाएगा। दूसरा का क्या मिलेगा, क्वेश्चन कहता है कि वाट डू मैनी इंडियन इमेजिन, कि इंडियन के जो लोग होते हैं क्या इमेजिन करते हैं। ठीक है, कितने इमेजिन करते हैं। तो यहाँ देखिए मैनी इंडियंस, जो अधिकतर जो लोग होते हैं, मैनी इंडियंस इमेजिन दैट इंडिया इज़ मैनी वेज द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, की इंडिया जो है वो ग्रेटेस्ट कंट्री है पूरी दुनिया में, ये इमेजिन करते हैं अधिकतर इंडियन, अधिकतर भारतीय लोग। ओह, तो इस प्रकार से, अरे ये घूम क्यों नहीं रहा भाई, ये घूम जा। हाँ, घूम तो गया। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आप ढूंढ करके लिख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 तक ढूंढ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 5 की बात करते हैं, ढूंढने वाला चीज़ नहीं है। 5 का तक कि चूज द एंटोनिम ऑफ रोस्ट एंड फीव फ्रॉम द गिवन पैसेज। इस पैसेज से आपको ढूंढना कि भैया जो रोस्ट का मतलब, रोस्ट का जो उल्टा क्या होता है, फीव का उल्टा क्या होता है। तो रोस्ट का मतलब खराब होता है, तो बेस्ट का मतलब अच्छा होता है। तो रोस्ट का उल्टा हो जाएगा बेस्ट, और फीव का उल्टा हो जाएगा मैनी, कुछ का मतलब अधिक हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। तो मेक सेंटेंस विद द गिवन वर्ड्स। मेक्स, यहाँ पे आपको सेंटेंस बनाने के लिए दिया गया है। यहाँ पे 2 वर्ड आपको मिल रहा है कि प्राउड और कंट्री का। तो प्राउड से आप बनाइएगा हिज फादर इज प्राउड ऑफ हिम एंड एवरी कंट्री पीपल इमेजिन दैट दे आर द बेस्ट। ठीक है, कि वो अच्छे लोग होते हैं, मतलब सबसे बेस्ट होते हैं, ये चीज़ इमेजिन करते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब 7, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि गिव ये सुटेबल टाइटल ऑफ द गिवन पैसेज। इस पैसेज का सुटेबल टाइटल क्या होता है, तो गुड एंड बैड इन ए कंट्री, इसका जो सुटेबल टाइटल होता है वो होगा। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर बी में क्या था, 10 मार्क्स का आपको मिलता है लेटर राइटिंग वगैरह का। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी इन योर स्कूल। मतलब अपने स्कूल में एक एप्लीकेशन लिखना है, इसमें से आपको हेडमास्टर से एक रिक्वेस्ट करना है कि हमारे यहाँ कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी, कंप्यूटर पढ़ने का फैसिलिटी नहीं है, तो इसको आप सुविधा देने का मतलब थोड़ा सा कृपा प्रदान करें। उसी चीज़ को लिखा हुआ है यहाँ पे, आप कुछ भी वर्ड लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको 2 चीज़ ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको लिखना है टू द हेडमास्टर, ये लिखना पड़ेगा टू द हेडमास्टर, स्कूल का नाम। सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 ऑफ योर स्कूल। इसके बाद आपको जो बात रखना है रख दीजिए कि भैया हमारे स्कूल में, ठीक है, कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, आवर स्कूल हैज़ नॉट कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी। ठीक है, और आपको बता देना है कि नाउ ये डेज, आजकल जो कंप्यूटर फैसिलिटी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इन माय लाइफ कंप्यूटर। ठीक है, कि कंप्यूटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पार्ट ऑफ माय लाइफ, हमारे जो जीवन है, हमारे लाइफ का ये बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब एक भाग है, एक अंग है कंप्यूटर। तो इसीलिए कंप्यूटर सीखना बहुत ही अति आवश्यक हो गया। तो आप जो भी बात रखना है सरल भाषा में रख सकते हैं। हाँ, अगर ये आपको थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है अगर ये वाला, तो आप इसको मत लिखिए, ये आंसर एकदम बिल्कुल मत लिखिए, एकदम फालतू है। हाँ, आपको लेटर वाला जो है हमारे प्लेलिस्ट मतलब सॉरी, आप
प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा लेटर राइटिंग। तो इस लेटर और जो प्लेलिस्ट होगा उस प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पे आपको बहुत ही सरल भाषा में अपने शब्दों में हम समझा देंगे। जाकर आपको अगर उस वीडियो को देखिएगा तो आपको ये जो लेटर है तुरंत आ जाएगा, इसकी गारंटी। तो भैया वहाँ पे जा करके लेटर को जरूर पढ़ना है। लेटर यहाँ पे हम नहीं बताना, चूँकि लेटर इसके लिए हम स्किप कर रहे हैं। लेटर आपको हम प्लेलिस्ट में बना करके डाल देंगे यूट्यूब पर, तो वहाँ पर देख लीजिएगा हमारे चैनल में जा करके। अब बात करते हैं ये भी लेटर उसी प्रकार से है। ये भी लेटर अभी वहाँ पे देख लीजिएगा, जितने सारे लेटर पूछा गया सारे लेटर वहाँ पे अपलोड कर दिए, तो वहाँ पे जाके आप जरूर देख लें। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का, राइट ए पैराग्राफ ऑन द इंपोर्टेंस ऑफ टाइम ऑफ वैल्यू एंड ट्रीज। तो भैया दोनों में से कोई एक लिखना है, ठीक है। या तो आप टाइम के बारे में लिखो या तो वैल्यू ऑफ ट्रीज के बारे में लिखो, जो लिखना है लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दिया है छोटा मोटा, हाँ इसका भी हम आंसर वहाँ पे अपलोड करेंगे अलग से समझा करके अच्छे तरीके से, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए। द टाइम इज रियली प्रीशियस एंड इम्पोर्टेंट टू ऑफ फॉर ऑल ऑफ अस देयर फॉर वी शुड नेवर वास्ट टाइम। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आवर लाइफ एंड प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल। कहता है जो समय होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे लाइफ का। सो आवर होल लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड टाइम, हु शुड रिस्पेक्ट द टाइम। हमें जो टाइम है उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए ऑल्सो, क्योंकि अगर एक बार समय चला गया तो वापस नहीं आता है। वही लिखा है कि टाइम गॉन इज नेवर गोइंग टू कम बैक, सो इट्स बेटर टू फॉलो एंड रिस्पेक्ट टाइम इंस्टेड ऑफ ये क्या लिखा है, हाँ रिगेटिंग आफ्टरवर्ड्स। तो इस प्रकार से इसका भी हम अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो अगर चाहते हो तो आप इसका भी आंसर लिख सकते हो, अन्यथा और अच्छे तरीके से समझना चाहते हो तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बना के अपलोड करेंगे, तो वहाँ पे जाके देख लीजिएगा कौन कौन। तो भैया इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम एंड वैल्यू ऑफ ट्रीज, मतलब जो पैराग्राफ है और जो लेटर है ये दोनों के दोनों आपको अलग से वीडियो मिलेगा। चूँकि एक पैराग्राफ एक लेटर समझाने में कम से कम 8 से 10 मिनट लगते हैं, तो वहाँ पे यहाँ पे भैया वीडियो हमें 10 से 15 मिनट का बनाना है, तो यहाँ 20 मिनट का वीडियो ही रहेगा, तो वहाँ पे कैसे लेटर को कंप्लीट कर पाएंगे, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, हाँ बुक वाला कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे जैसे कि आप 11-12 आपको कंपलसरी दिया बनाने के लिए, कंपलसरी बनाना है। 11-12 तो मस्ट बनाना ही पड़ेगा भैया। ऐसा आपको बनाना है एनी 5 क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन बनाना है सेक्शन सी में, लिटरेचर में, जिसमें से 11-12 मस्ट है। 11-12 क्या दिया भैया, इस पैसेज दिया है, जैसे पोइम दिया है। नेम द पोइम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। यह पोइम कहाँ से ले गया है, तो नो मैन आर फॉरिगन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु हैज़ रिटन दिस लाइन, इस लाइन को किसने लिखा है, तो भैया जेम्स क्रिकुप ने लिखा है। चूज ए वर्ड फ्रॉम द स्टांजा विच मीन्स पोल्यूट। पोल्यूट मतलब होता है भैया प्रदूषण, तो इसका डस्ट का मतलब तो पोल्यूशन। तो इस प्रकार से आपका 11 कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का, तो रीड द पैसेज, इस पैसेज को ध्यानपूर्वक से पढ़िए और इसका जवाब बिल्कुल अपने अंदाज से दीजिए। कहता है हु इज़ द स्पीकर इन द अबव लाइन्स, इसका स्पीकर कौन है, तो भैया अब्दुल कलाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु डिड नॉट हैव फॉर्मल एजुकेशन, किसके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, हाँ ना औपचारिक शिक्षा नहीं था। तो अब्दुल कलाम के पिताजी जैनुलाब्दीन के पास फॉर्मल एजुकेशन उसके पास नहीं था, पढ़ा लिखा अधिक नहीं था, ना ही उसके पास अधिक धन संपत्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चूज ए वर्ड विच मीन्स इनबॉर्न इन द गिवन पैसेज। इनबॉर्न का जस्ट मीनिंग क्या होता है, इनेट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 13 क्या, 13 कहता है कि कैन ये सिंपल जेब ऑफ द नाइफ किल ए ट्री। क्या एक छोटे से चाकू से चुभो करके क्या आप पेड़ को मार सकते हो क्या जान से, नहीं भैया नहीं मार सकते, बिल्कुल नहीं। नो कहता नो। अब देन यहाँ से लिखना कि भैया ए ट्री बिकॉज ए ट्री हैज़ डीप रूट्स इन द अर्थ, क्योंकि जो पेड़ होते हैं उसके जो रूट होते हैं बहुत ही डीप मतलब अंदर गहरा होता है। देन कहता है एंड दोज वेरी रूट्स आर द सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, और जितने सारे इसके जड़ हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए हम पेड़ को एक छोटे चाबू से जोप के नहीं मार सकते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर, व्हाट वाज द लेडी रिएक्शन। आखिर जब सेंट पीटर ने उससे कहा कि व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी, उससे क्या पूछा सेंट पीटर ने, एंड व्हाट वाज द लेडी रिएक्शन, और लेडी ने क्या रिएक्शन किया। तो सेंट पीटर साव एन ओल्ड वोमेन मेकिंग केक्स इन द कॉटेज। सेंट पीटर क्या करते हैं कि जंगल में घूमते घूमते हर जगह वो क्या करते थे, वो एक उपदेश दिया करते थे सेंट पीटर। अब हुआ कुछ यूँ ही कि सेंट पीटर एक दिन जंगल में जाते हैं और जाते जाते जब उसे खूब भूख लगती है तो उसे एक दिखाई देता है क्या, कुटिया दिखाई देता है, जहाँ पे एक महिला होती है जो कि केक बना रही थी। यहाँ केक का मतलब भैया रोटी होता है, तो रोटी बना रही थी। ही वॉज फीलिंग वेरी हंग्री, तो जो सेंट पीटर थे वो बहुत ही मतलब हंग्री फील कर रहे थे, बहुत ही भूखा महसूस कर रहे थे। सो ही आस्क्ड द लेडी
फॉर ये केक। उसने लेडी से पूछा कि क्या मैं मुझे एक केक चाहिए, मुझे एक केक चाहिए, मुझे एक रोटी चाहिए खाने के लिए। द लेडी मेड ए स्मॉल केक। लेडी एक छोटा सा केक बनाई, छोटी सी रोटी बनाई। बट इट इज़ ले उसका जो ले था, है ना, बेकिंग ऑन द फायर। द लेडी थाउट इट वाज टू लार्ज टू गिव अवे। लेकिन वो जो छोटा सा लोया बनाई थी महिला, वो जब रोटी पकाई तो बहुत बड़ा हो गया रोटी। ठीक है। अब देन क्या हुआ कि लेडी फिर से रोटी बनाती है। सी मेड स्टील स्मॉलर ऑन। अब छोटा सा उसे थोड़ा सा और छोटा लेती है। मान लो पहले इतना बड़ा ली, अब थोड़ा सा छोटा ले ली। अब फिर रोटी पकाती है, बट फिर वही साइज़ का बन गया। अब फिर देन उसके बाद बनाती है। फिर उससे लगा कि हाँ देने के लिए तो ये हमारे लिए खाने के लिए छोटा, लेकिन ये देने के लिए बहुत बड़ा रोटी है, इसीलिए फिर वो नहीं देती है। इसलिए जो सेंट पीटर था वो गुस्सा हो गया था। एट लास्ट सी पुट अवे ऑल हर केक्स ऑन द सेल्फ गेव सेंट पीटर नथिंग। सेंट पीटर को इस प्रकार से एक भी रोटी नहीं मिलता है खाने के लिए, और महिला जितनी सारी रोटी पकाती थी वो सारा रख देती थी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो 15 क्या कहता है? 15 कहता है कि वाट वर द थिंग ब्रूनो यूज टू हैव इन हिज फूड लिस्ट। जो ब्रूनो के भोजन में बात करें तो आखिर क्या क्या यूज़ किया जाता है खाने पीने के लिए। यहाँ ब्रूनो को ना एक भालू है। अब बात करते हैं कि ब्रूनो स्टार्टेड हैविंग एवरीथिंग एज हिज फूड लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, मीट, करी एंड राइस, रिगार्ड टू क्या लिखा है, हाँ, कॉन्डिमेंट्स एंड चिली, ब्रेड, एग्स, चॉकलेट्स, स्वीट्स, पुडिंग, आइसक्रीम, etc। ये सारे उसके भोजन थे जो कि वो पसंद करते थे। देन क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि हु वर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स। अब्दुल कलाम के जो क्लासमेट फ्रेंड थे, स्कूल के जो दोस्त थे, वो कौन थे? एंड व्हाट डिड दे लेटर बिकेम। और बाद में वह क्या बना? तो भैया उसके जो दोस्त थे ना, वो उसका नाम था रामानंद शास्त्री, अरविंद एंड सी प्रकाशन। ये 3 दोस्त थे स्कूल का। रामानंद शास्त्री क्या बने? पुजारी बन गए थे रामेश्वरम टेम्पल का। अरविंद शास्त्री वेंट इन टू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ फॉर विजिटिंग, है ना, पिलग्रिम्स। अब ये जो सेकेंड दोस्त था वो क्या बन गया था? उसका ट्रांसपोर्ट वाला बिजनेस कर रहा था। एंड थर्ड फ्रेंड जो था सी प्रकाशन बिकेम ये कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर टू द साउथर्न रेलवे। और तीसरा दोस्त जो बना था भैया वो रेलवे में वो कॉन्ट्रैक्टर बन गया था, जो कि खाना बना बना के देता था रेलवे, साउथर्न रेलवे का। अब नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? 17 कहता है वाई डू प्रशांत एंड अदर वॉलंटियर्स रेसिस्ट टू द प्लान टू सेट अप इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फन एंड विडो। यहाँ पे मतलब जो प्रशांत थे और जो अदर वॉलंटियर्स थे उसने क्या प्लान बनाया था? देखिए कहता है दे फील दैट इन सच इंस्टीट्यूशन वोमेन सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस एंड children would grow up without love, so they consider the alternative for setting foster families। मतलब जो यहाँ पे परेशान थे वो नहीं चाहते थे कि जो जिसके बच्चे बिछड़ गए हैं, जिसके माता पिता बिछड़ गए हैं, वो अलग अलग हो जाएं। ठीक है, इसीलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने किसी को अकेलापन महसूस ना हो उसके लिए उसने बहुत सारा मेहनत किया। सबसे पहले लोगों को प्यार दिया। सो दे कंसिडर द अल्टरनेटिव ऑफ सेटिंग फॉरेस्टर फैमिलीज। और एक तरह से भैया कि जिसके बच्चे नहीं वो किसी बच्चे को अडॉप्ट कर ले, है ना, ताकि उस बच्चे को माँ बाप मिल जाएगा, है ना, और उस माँ बाप को बच्चे मिल जाएगा। इस प्रकार से वो खुश रह पाएंगे। अगर बच्चे को अलग हम रख देंगे, ओह नो, ये क्या हो गया? ठीक है, 17 अगर बच्चे को आप अलग रख दीजिएगा, उसके माता मतलब जो बूढ़े हैं उसको अलग रख दीजिएगा, मतलब वृद्धाश्रम में, बच्चा का आश्रम अलग है, तो ऐसे में क्या होगा ना कि लोगों को प्यार नहीं मिल पाएगा और अकेलापन हमेशा महसूस करेगा। देन क्या कहता है कि भैया अटेम्प्ट एनी वन, किसी एक को बनाना है 2 क्वेश्चन में। अब बात करें कि हु वाज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग एंड वाई डज ही एस्केप पनिशमेंट। यहाँ पे ये जो चैप्टर है भैया ये है अकॉर्डिंग टू द किंग द लेट फादर ऑफ द सच मर्चेंट। ये है आपका किंग वाला जो है ना, किंग फुलिश किंगडम वाला है, मूर्खों का राजा वाला है। तो यहाँ पर बात करें कि भैया आखिर इसका रियल जो कौन था, दोषी कौन था सच्चाई में, तो रियल कल्प्रिट था इसका
जो मर्चेंट व्यापारी का जो पिताजी था वो था, जो कि मर चुका था। इसीलिए उसने राजा ने सोचा कि भैया क्यों ना उसके बेटे को सजा दें, पर बेटा ने कहा कि हमारी क्या गलती है। इस प्रकार से अंत में आपको पता होना चाहिए ये जो है ये पनिशमेंट किसी और को मिलता है और अंत में राजा खुद फांसी लगा लेता है। तो उसी चीज़ को लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द किंग द लेट फादर ऑफ सच मर्चेंट इज द रियल कल्प्रिट, his precious is goldsmith. While waiting for the goldsmith, the गर्ल walked by and a distract bricklayer, मतलब जो लड़की थी वो बार बार गोल्डस्मिथ के यहाँ जाती थी आती थी गली में। इसी कारण से हमारा दिमाग डिस्टर्ब हो गया। जो मिस्त्री था ईटा गाँथ रहा था राजमिस्त्री, उसका दिमाग डिस्टर्ब हो गया और अच्छे तरीके से ईटा को नहीं गाँथ पाया। इस वजह से दीवार गिर गई। सो ही सर्वाइविंग हैज़ नाउ टू है ना अंडरगो पनिशमेंट। इसीलिए वो इसका सज़ा जो था वो पनिशमेंट, उसको रियल पनिशमेंट इसके पिता को माना था। ये अलग बात है कि भैया जो इसको छोड़ दिया, इसके मतलब इसको छोड़ना, इसके जो गुनहगार था मतलब इसको दोषी ठहराया था अपने अनुसार से उसको छोड़ दिया और अंत में वो खुद फांसी पर चढ़ जाता है। ये मूर्खों का राज होता है। देन 19 का था कि व्हाट वाज बेहरमैन ड्रीम्स, हाउ डिड इट बिकम ट्रू। बेहरमैन का सपना क्या था और वो सच कैसे हो गया। बेहरमैन वाज ए 60 years old पेंटर, ही लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑन द बिल्डिंग। बेहरमैन 60 साल का बूढ़ा पेंटर था और वह रहता था ग्राउंड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर, उसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में। हिज ओनली ड्रीम इज हिज लाइफ वाज टू पेंट ए मास्टरपीस। एक मास्टरपीस पेंट करना उसका मुख्य मतलब एक सपना था। हिज ड्रीम वाज फुलफिल व्हेन ही पेंटेड द लास्ट लीफ ऑफ द आइवी क्रीपर्स। उसका सपना तब पूरा हुआ जब उसने पेंट किया था द लास्ट लीफ। ठीक है, और ये कैसे सपना पूरा हुआ कहता है तो आपको पता होना चाहिए कि जॉन्सी कुछ बीमार थी और जब ये बात पता चला कि उसको ये बीमारी है कि ये लास्ट पत्ता गिरेगा तो वो मर जाएगी, तो इसी चीज़ को उसने इस अपना मास्टरपीस एक पेंट बनाया था। हिज ड्रीम वाज फुलफिल बट एट लास्ट ही डाइड। यहाँ पे डिड नहीं होगा डाइड होगा, मतलब मर चुका था। बिकॉज ही हैड वर्कड, क्योंकि वह काम कर चुका था। फॉर इट इन द रेन, वर्षा के समय में। विच लीड टू हिम टू सफ़र, जिस समय वो सफ़र मतलब वो पीड़ित था, निमोनिया से पीड़ित था। ड्यू विच ही डिड, है ना, इसीलिए वो मर गया। अब बात करते हैं ये सेट नंबर 1 कंप्लीटेड हो गया।